हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका टीचर मैं आपको पढ़ाने क्लास 8 फुटप्रिंट्स बुक का चैप्टर नंबर 5 द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और ये चैप्टर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप बस अपनी फ़ोन की पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ इस चैप्टर के सफ़र में। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना, वरना आपको इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ समझ आएगा नहीं। फिर आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया क्या, है ना। हाँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, है ना। और प्लीज़ देख लेना मेरी पुरानी वीडियोस ताकि आपको आराम से सब कुछ समझ आ जाए। चैनल पर जाओ, वीडियो देख लो, ठीक है। और बाकी मैं आपको वीडियो के बाद बताऊँगा सब कुछ, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास सेम बुक नहीं है कुछ नहीं होता, क्योंकि जो हमारे जो मतलब कि कोई और बुक भी होगी उसमें तो यही लिखा होगा ना कि रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसमें क्या क्या हुआ था। ये तो लिखा नहीं होगा कि रिवॉल्ट 1857 का हुआ, मैं आपको 1869 के बारे में बताती हूँ, है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द बिग आइडिया से। द बिग आइडिया, अब द बिग आइडिया में क्या होता है हमें बताता है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, हमारे जो रिवॉल्ट हुए थे 1857 में उसके कॉजेज क्या क्या थे। आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, कैसे रिवॉल्ट तुरंत मतलब कि झटके से निकला, मतलब कि किसी को पता नहीं था कि रिवॉल्ट होने वाला है, बस अचानक से रिवॉल्ट छिड़ा, है ना। और उसका स्प्रेड कैसे हुआ रिवॉल्ट, मतलब कि आगे तक फैला कैसे, है ना। सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट को सप्रेस कैसे किया गया। कॉज फॉर फेलियर ऑफ रिवॉल्ट, इसके फेलियर क्या कॉजेज क्या क्या थे। रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट, और रिजल्ट क्या था इस रिवॉल्ट का। आगे हमारा हिस्ट्री मेकर, चलिए पढ़ते हैं हिस्ट्री मेकर में है क्या। द लास्ट मुगल एम्पर वॉज अबू जफ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र, कि जो मुगल का जो लास्ट एम्पर था उसका नाम इतना बड़ा था, अबू जफ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र, बेटर नोन एज बहादुर शाह टू। इसको हम ज़्यादातर नाम, इसका कॉमन नेम क्या है, बहादुर शाह टू। बॉर्न इन 1775, इसका जन्म 1775 में हुआ था। ही बिकेम एम्परर एट एन एडवांस्ड एज, ये एम्परर बन गया था कुछ एडवांस्ड एज में। ही ऑल्सो अग्री टू बिकम द नॉमिनल लीडर ऑफ द रिवॉल्ट इन 1857, और वो मान भी गया था कि वो लीडर बन सकता है। नॉमिनल मतलब कि इसको मतलब कि सब ने मिलकर डिसीजन लिया हो कि हम इसको लीडर बनाते हैं इस रिवॉल्ट का। वो मान गया था कि वो रिवॉल्ट ऑफ 1850, मतलब कि अभी हमें ज़्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, चैप्टर में पढ़ते पढ़ते हम आराम से जानेंगे। तो 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, उसको हम कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसमें ये मान गया था लीडरशिप करने के लिए। ही वॉज एन अकम्प्लिश्ड पोइट एंड लिटरेरी फिगर, ये एक अकम्प्लिश्ड मतलब कि बहुत अच्छा पोइट भी था और लिटरली फिगर भी था, है ना। ऑफ द अकम्प्लिश्ड पोइट एंड लिटरली फिगर, है ना। कि ये मतलब कि लिटरली इसको बहुत अच्छी नॉलेज थी, मतलब कि लिटरेसी की। लिटरेसी क्या होती है, इसकी ग्रामर किसी भी चीज़ की, है ना। हिज वर्स मिरर्स हिज फीलिंग्स ऑफ सॉरो, इसकी जो मिरर मतलब कि मिरर में इसकी फीलिंग्स, हम मतलब कि फीलिंग बहुत ज़्यादा थी इसके अंदर की, है ना। कि बहुत ज़्यादा इमोशनल सा बंदा था, है ना। उसको पेन बहुत ज़्यादा होता था। विस आविस द ब्रिटिश राइजिंग इन पावर इन हिज ओन कंट्री, विस आविस कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर जो ब्रिटिश राइजिंग, जो ब्रिटिश की राइजिंग पावर थी इसकी खुद की कंट्री में हो रही थी, इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा दुख था, है ना। While most of his poetry was destroyed during the revolt of 1857, अब 1857 में इसकी काफ़ी ज़्यादा पोइट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, और some of it was saved in the work in a work called कुलियात ई ज़फ़र, क्योंकि कुलियात ई ज़फ़र में एक बुक थी जिसमें इसने अपनी पोइट्री लिखी थी, उसमें सेव थी हमें मिली, है ना, कि उसमें लिखी हुई थी, है ना। आगे दिखा रखा है एट अ ग्लेंस, यहाँ हमें समझा रखा है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका एक माइंड मैप है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 चैप्टर का नाम, इसमें 3 टॉपिक्स हैं मेन, कॉजेज, इवेंट्स, रिजल्ट। क्या क्या मतलब कि क्या क्या किस वजह से ये हुआ था रिवॉल्ट, इवेंट्स इसमें क्या क्या हुआ, रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या निकला। कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, मतलब कि जो पॉलिटिकली मतलब कि उनको रूल करने का शासन का तरीका, वो कॉज था। इकोनॉमिक कॉजेज, पैसों रिलेटेड कॉजेज था। सोशो रिलीजियस कॉजेज, मतलब कि अब जो रिलीजन था, धर्म था उनका, है ना, उसको जब रिस्पेक्ट नहीं मिली उसकी वजह से वो एक कॉज था। मिलिट्री कॉज, मिलिट्री में भी कुछ पंगा हुआ था उनका इमीडिएट कॉज, और उस टाइम के इवेंट पे
कुछ कॉजेज हुए थे जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इवेंट्स, आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट कैसे अचानक से निकला और उसकी स्प्रेडिंग कैसे हुई, है ना। सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट को सप्रेस कैसे किया गया, और रिजल्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द EIC टू क्वीन ऑफ इंग्लैंड। अब इंग्लैंड की क्वीन कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन उस टाइम पे, है ना। तो उन्होंने ये सारी पावर्स ले ली थी इंडिया की EIC, पहले EIC के पास थी। जब EIC ने पूरा इंडिया को कैप्चर कर लिया था, उस टाइम पे हम इंग्लैंड की क्वीन ने बोला कि अब मैं इंडिया में भी अपना शासन करूँगी, इंग्लैंड के अंदर आएगा अब इंडिया भी, है ना। अब आगे हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इस चैप्टर को, ताकि हम ब्रीफली इसको समझ सकें। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आप प्लीज़ सारी वीडियोस देख लेना। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैं इसकी चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दूंगा। By 1856, most of the Indian subcontinent had been brought under the rule of the EIC. 1856 तक इंडिया के मेजर रीजन में ज़्यादातर जगहें EIC के रूल में आ चुकी थी। However, various section of people were badly affected. और किसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो गए थे बाय दी ऑप्रेसिव पॉलिसीज़, जो ब्रिटिशर्स ने नई नई पॉलिसीज़ करके, सब्सिडरी अलायंस और बाकी की पॉलिसीज़। अगर आपको इन पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पता, इसका मतलब आपने पिछले के चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो आप जाके मेरे चैनल में जाके पढ़ सकते हैं। पीपल आर बैडली अफेक्टेड बाय द ऑप्रेसिव पॉलिसीज़। इन पॉलिसीज़ की वजह से पीपल बहुत ज़्यादा तंग हुए, तनाव में आ गए थे of the British during the first half of the 19th century। जब फर्स्ट हाफ मतलब कि पहले का आधा, जैसा कि 19th सेंचुरी में जो 2000 से लेकर सॉरी कि हमारा जो पहला टाइम चल रहा था कि 1800 से लेकर 1850 तक, उसमें तो उसको कहते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी अ सीरीज ऑफ रिवॉल्ट ब्रोक आउट। बहुत सारे रिवॉल्ट निकले, है ना। दीज रिवॉल्ट्स फेल टू अचीव मच सक्सेस बिकॉज दे वर कन्फिन्ड टू वन रीजन और सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब कहा जाता है कि हमारे इंडिया ने रिवॉल्ट तो बहुत सारे किए, लेकिन वो सारे इसलिए फेल हुए क्योंकि हमारे जो इंडियन थे इसमें इक्वालिटी नहीं थी। और अगर इक्वालिटी होती इंडिया में पहले से, कि आजकल है ना कि हम लोग देशभक्त हैं अपने, है ना। अब चाइना हमारे सामने लड़ेगा तो पूरे देश की जनता ही आ जाएगी कि आ जा हमें पार कर, है ना। तो वैसे जो है पहले इक्वालिटी नहीं थी इंडिया में, है ना। तो उस वजह से क्या हुआ कि मान लो एक छोटे से रीजन के बहुत कम लोगों ने अब पूरे ब्रिटिश का सामना करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था ना, जिसकी वजह से हमारा मतलब कि कोई भी रिवॉल्ट हम लोग नहीं जीत पाते थे और हम लोग बार बार सप्रेस कर दिए जाते थे। ब्रिटिश अपनी फोर्स भेजता था, जिसकी वजह से हम इंडियन कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाए। तो यही वजह थी कि हमें 200 साल तक हमने उनकी गुलामी की, वरना हम लोग कब के आज़ाद हो चुके होते, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है ना कि वो पता नहीं कितने लोगों को हरा सकते थे। पर हमारे जो राजा थे वो तो एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। इसकी वजह से ब्रिटिश जैसे कि होता है ना कि मान लो एक बंदा लड़ रहा है कि ये मेरा, एक बंदा लड़ रहा है कि ये चीज़ मेरी, है ना। और तीसरा बंदा आके बोलता है ना तेरी और ना दूसरे की, ये चीज़ मेरी, है ना। ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने किया, है ना। This revolt failed to achieve much success because they were confined to one region or section of society. In the previous chapter, we read about some tribal revolt, eventually a much wider revolt. हमने पढ़ा था कि पिछले चैप्टर में कि काफ़ी सारे ट्राइबल रिवॉल्ट हुए, है ना। इवेंचुअली मच वाइडर रिवॉल्ट, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिवॉल्ट भी हुए, जॉइंड बाय मैनी अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और जिसकी मुंडा रेबेलियन था उसको कोल रिवॉल्ट वाले लोगों ने भी किया था ना, कि क्या बोलते हैं, हेल्प की थी उसमें, है ना। तो वैसे ही अगर बाकी भी जगह हमारा मतलब कि इसकी रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ रही थी तब अगर मुगल एम्पायर भी उनकी हेल्प करता तो बहुत ज़्यादा बड़ा सक्सेस मिल सकता था इंडिया को, है ना। और यहाँ आगे इवेंचुअली मच वाइडर रिवॉल्ट जॉइंड बाय मैनी अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सच एज रूलर्स, जमींदार, सोल्जर्स एंड कॉमन पीपल। बहुत सारे लोगों ने ट्राइबल पीपल की हेल्प की थी। This revolt against British rule is famous as the revolt of 1857. ये रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में। Let us discuss in detail. चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं।
व्हेन डज अ रिवॉल्ट ऑकर, ये रिवॉल्ट ऑकर कब हुआ, मतलब कि छिड़ा कब? पीपल एक्सप्रेस देयर रिजनमेंट्स अगेंस्ट द अथॉरिटीज इन अ नंबर ऑफ वेज। अब हर कोई अलग अलग तरीके से बताता है कि ये रिवॉल्ट ऐसा था, और अलग अलग तरीके से सब लोग बताते हैं। वन ऑफ दीज इज़ टू लॉन्च अ रिवॉल्ट, है ना। अब मान लो किसी पहले के समय में लोग अलग अलग तरीके से करते थे। कुछ लोग हड़ताल करते थे, कुछ लोग कहते थे कि हम नहीं करेंगे, कुछ लोग जॉब ही छोड़ देते थे, और कुछ लोग क्या करते थे, रिवॉल्ट करते थे, मतलब कि उसका सामना करते थे लड़के, है ना। यूजुअली पीपल रिजॉर्ट टू अ रिवॉल्ट, और ज़्यादातर लोग क्या करते थे, सीधा रिवॉल्ट पे उतर आते थे। व्हेन दे फील दैट इट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल टू पुट अप विद द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जब उनको लगता था कि अब इस जो भी सिचुएशन है हमारी, इससे ज़्यादा बदतर कुछ हो ही नहीं सकता, ये लोग तो हमारी हेल्प करने नहीं वाले, हमें अब रिवॉल्ट ही छेड़ना पड़ेगा। तो फिर टू बी सक्सेसफुल अ रिवॉल्ट नीड्स अ पॉपुलर लीडर, और अगर सक्सेसफुल करना है रिवॉल्ट को तो उसको लिए उनको एक पॉपुलर लीडर चाहिए, हु कैन मोबिलाइज पीपल फॉर द कॉज द चेरिश। अब क्यों चाहिए था एक पॉपुलर लीडर जिसको सब लोग जानते हो, क्योंकि अब इंसान तो उसलिए भरोसा करता होगा ना जिसको जानता होगा। अब मान लो कि आप लोग मेरे को जानते सुनते होंगे, आप मेरे को भरोसा कर लोगे कि ये हमारे पास करवा देगा हमें एग्ज़ाम में, है ना। मैं कहाँ से करवाऊँगा, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, है ना। उसी हिसाब से, है ना। अब जब सब लोग एक बंदे को जानते होंगे, उसकी बात मानते होंगे, तभी हो सकता है रिवॉल्ट सक्सेसफुल, है ना। इसलिए उसको एक पावरफुल लीडर चाहिए होता है ना, जो लोगों को बता सके कि जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे हैं उस चीज़ में उनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एंड कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम देम, है ना। और वो उनको रिस्पेक्ट के लिए भी मांग सकता है और रिस्पेक्ट दे भी सकता है, और उनको कमांड भी कर सकता है कि आप ऐसा करो वैसा करो। क्योंकि अब मान लो कि मैं आपको कहूँगा कि आप पेपर में ये करके आ जाओ, चाहे वो गलत होगा, आप लोग मानोगे मेरी बात? नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे को जानते ही नहीं हो, आपको मेरे विश्वास ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को विश्वास होगा मुझ पर तो आप लिख के आ जाओगे एग्ज़ाम में, है ना। हाँ, तो वैसे ही moreover it also needs a strong ideological base, और इसके लिए एक आइडियोलॉजिकल, मतलब कि उस जो वो काम कर रहा है उसको एक आइडिया भी, लॉजिकल आइडिया चाहिए होता है ना। विद अ पॉपुलर अपील, हालांकि और एक पॉपुलर अपील, मतलब कि जब वो किसी से मांगता है तो लोग उसको देने में सज्ज हो जाएं, है ना। कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अब ये रिवॉल्ट हुआ क्यों था? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री रीजंस। लेट अस स्टडी देयर कॉज इन डिटेल। जो रिवॉल्ट हुआ था किस किस वजह से हुआ था? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री रीजन्स की वजह से। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल कॉज, डिसकॉन्टेंट अमंग द इंडियन रूलर्स। पॉलिटिकल मतलब कि शासन, शासीय हमारा कॉज क्या था? डिसकॉन्सेंट अमंग द इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, है ना। अब जैसे कि अब आप देखिए कि अगर हमारे एक स्टेट को मिलिट्री की ज़रूरत पड़ी तो हमारी दूसरी स्टेट उसके लिए भेज देगी। लेकिन पहले कैसा था कि अगर किसी एक राज्य को मिलिट्री की ज़रूरत है तो फिर उसके दोस्त ही भेजेंगे, दुश्मन नहीं भेजेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि अब, है ना, अब ऐसा है कि पहले तो जो लोग होते थे उनको एक दूसरे पे भरोसा नहीं था, राजाओं को खासकर, है ना। तो फिर अब क्या करते थे कि अगर मान लो कि उनके दुश्मन को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है ना, वो उल्टा उस दुश्मन के पास चले जाएंगे कि चल मैं भी तेरे साथ थोड़ी सी वो करता हूँ, दोस्ती करता हूँ, और हम दोनों मिल के इसको हराते हैं। तो भरोसा नहीं था, ये नहीं था कि हम सब लोग एक ही देश में रहते हैं तो हम सबको एक साथ रह के दूसरे देशों के साथ मुकाबला करना चाहिए, ऐसा नहीं था। द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ conquest created unrest among Indian rulers and chiefs. The policies of subsidiary alliance and doctrine of lapse deprived them to their powers and status. अब पहले तो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, है ना। अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने? उन्होंने आग में घी डाला, उन्होंने एक दूसरे को धमकाया कि देख वो राजा तेरे साथ ऐसा कर रहा है, और दूसरे को कहना कि देख वो राजा तेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो फिर इसकी वजह से क्या होता था कि राजा और बहुत ज़्यादा गुस्से में आके ना ब्रिटिशर्स को भी अपने साथ मिला लेते थे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करना, किसी एक राजा को जितवा देना और बाकी सेना को अपने अंडर ले लेना, है ना। इस वजह से
जो उन्होंने कि ये पॉलिसी चढ़ी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सब्सिडरी अलायंस से, मैंने पिछले चैप्टर में समझा रखी है क्योंकि 3rd चैप्टर में आप वहाँ जाके देख सकते हैं, है ना। अब इसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया, उनको सप्रेस कर दिया, मतलब कि गिरा दिया कि आप लोग अब कुछ नहीं कर सकते, हमने आपकी पूरी सेना छीन ली है, अब आप हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। द एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 ऑन ग्राउंड ऑफ Maladministration deeply hurt the sentiments of the company's seaports. जिन्होंने एनेक्सेशन की अवध के साथ ग्राउंड ऑफ, उन्होंने जो धोखा किया उनके साथ, डीपली हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ कंपनी सीपोज, है ना। अब जो कंपनी ने अपने सिपाही रख रखे थे उनके बहुत ज़्यादा उनको हर्ट किया इस बात ने। मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम द स्टेट, और ज़्यादा तो अवध में से ही थे। द एक्सक्यूज दैट द गवर्नर जनरल डेलहाउसी गेव फॉर एनेक्सिंग अवध वॉज ही वॉन्टेड टू फ्री पीपल फ्रॉम द नवाब्स। आज जैसे कि हमने देखा था कि डेलहाउसी को बुलाया गया था ब्रिटेन में से, और उसने बहुत अच्छे से मतलब कि ब्रिटिश सेना को रूल किया, है ना। उसने अवध को पूरा अंदर से निचोड़ डाला, उसके सारे पैसे लूट लिए, उनके सारे सोल्जर्स लूट लिए, है ना। और वो बस ये चाहता था कि वो फ्री कर दे मतलब कि अवध से लोग, नवाब के उसमें से क्या बोलते हैं, अवध के नवाब के चंगुल में से, और अपनी सेना में ले ले, है ना। अब फिर उन लोग डलहौसी ने क्या कहा जनता को, उन लोगों ने जनता को कहा कि जो अवध का आपका राजा है ना, ये आपको अच्छे से रूल नहीं कर रहा, ये आपको ज़्यादा अच्छे से वो नहीं दे रहे, मतलब कि आपको अच्छे से सफलता नहीं दे रही, आपको उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक काम करो कि हमारी हेल्प करो राजा बनने में, और हम लोग आपको खुश रखेंगे। अब बेचारे हमारे उस टाइम के पीपल थे भोले, है ना, उनको पता नहीं चलता था कि बंदा सच कह रहा है कि नहीं, है ना। तो अब उन लोगों ने तो ब्रिटिश से विश्वास कर लिया। अंडर द ब्रिटिश द कॉमन पीपल हैड टू पे इवन मोर टैक्सेस, लेकिन बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर कॉमन पीपल को ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। वाइल दोज वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी वर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स, है ना, और आर्मी के जो लोग थे उनको जॉब से निकाल दिया गया। द तालुकदार्स ऑफ अवध लॉस्ट देयर लैंड मर्ज, तालुकदार कौन से, अवध के, जो अवध का सिस्टम था ना उस हिसाब से ज़मींदार को तालुकदार कहा जाता था, है ना। उनके थोड़े से अलग जॉब थे लेकिन मेजरली सेम ही था, है ना। फिर उन लोगों से उनका लैंड छीन लिया गया। मर्चेंट, शॉपकीपर, क्राफ्टमैन, म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट हु हैड catered to the अवध कोर्ट lost their livelihood। जो अवध के जो कोर्ट था वहाँ पर कितनी कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, तो फिर अब उनको भी जॉब से निकाल दिया गया। Between 1848 and 1854, a number of principalities across the Indian subcontinent were annexed under the policy of doctrine of lapse। जो पॉलिसी थी इसमें 1848 से लेकर 1854 तक पूरे अवध को इसमें डाल दिया गया। These principalities include सत्रा, जेतपुर, संबलपुर, नागपुर एंड झांसी, और इनमें इन सारी स्टेट्स को भी रखा गया। द प्रिंसेस ऑफ दीज स्टेट्स वर डिनाइड राइट्स ऑफ सक्सेशन। इन राज्यों की जो प्रिंसेस थी उनको सक्सेशन तो होता है, मान लो कि अब वहाँ कोई बेटा नहीं है, तो फिर क्या होगा कि जो प्रिंसेस है पहले वो राज करती थी ना, अब वो राज नहीं कर सकती, है ना। अब उनसे राइट छीन लिया गया, और फिर जो ब्रिटिशर्स का कोई बंदा होगा तो वो राज करेगा वहाँ पर, है ना। ऐसे उन्होंने रूल डाल दिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एज अ राइटफुल हायर, है ना। और उसका एग्जाम्पल क्या है, जो रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटा था वो उनका बेटा नहीं था कोई भी, तो उन्होंने उस को अडॉप्ट किया था, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि जो आपका जो बेटा है इसको आप आगे चल के राजा नहीं बना सकते, क्योंकि आपका सौतेला बेटा है, आपका खुद का बेटा नहीं है, तो फिर आप इसको नहीं बना सकते राजा। द नवाब ऑफ कर्नाटक एंड तंजौर लॉस्ट देयर रॉयल टाइटल्स। जो नवाब थे कर्नाटक और तंजौर के, लॉस्ट देयर रॉयल टाइटल्स, उनके पास जो रॉयल्टी राइट्स थे उनसे छीन लिए गए। नाना साहेब द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशावर बाजीराव टू, नाना साहेब जो पेशावर बाजीराव टू का एडॉप्टेड सन था, वॉज डिनाइड अ पेंशन एंड फोर्स्ड टू लिव इन कानपुर। उसको पेंशन नहीं दी गई और उसको फोर्स किया गया कि वो कानपुर में रहे,
आगे है हमारा द फीलिंग्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड कॉमन पीपल वर ग्रेटली हर्ट व्हेन द नेम ऑफ मुगल किंग वर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स minted by company, and when Dalhousie stated that the descendants of Mughal rulers Bahadur Shah II would be evicted from the palace, the Red Fort of Delhi after his death. इसका मतलब ये था कि जो फीलिंग थी मुस्लिम और कॉमन पीपल्स की, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी क्योंकि जो मुग़ल एम्परर थे उनको रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि अब मुग़ल एम्परर्स का तो इतना ज़्यादा राज रहा नहीं था, पावरफुल रूलर सारे चले गए थे। तो फिर अब जो बाकी के जो मुग़ल पीपल थे जैसे होता था ना, मुग़ल पीपल अपने राजा जो था वो अपनी तस्वीर बनवा लेता था कॉइन्स पे, अब वो नहीं चला। अब उन्होंने कॉइन से राजा की तस्वीर हटा दी, है ना, और मिंटेड बाय द कंपनी, है ना। एंड व्हेन डलहौसी स्टार्टेड दैट द डिसेंडेंट्स, और फिर डलहौसी ने कहा कि जो डिसेंडेंट्स हैं मुग़ल के, उनको इंडिया से निकाल दिया गया, उनको मार दिया गया, एक भी मुग़ल रूलर का वंशज नहीं बचा, और जो बचे थे उनको रेड फोर्ट से निकाल दिया गया। बहादुर शाह टू वॉज टू बी द लास्ट मुग़ल एम्परर, है ना। जो बहादुर शाह टू था वो लास्ट मुग़ल एम्परर था। लॉर्ड कैनिंग डिक्लेयर्ड इन 1856 Lord Canning declared in 1856 that after the death of Bahadur Shah II, his successors would not be recognized as kings but would be called princes, है ना। बल्कि अब बहादुर शाह टू को जो लॉर्ड कैनिंग नाम था उस बंदे का, उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो बहादुर शाह टू के आगे के वंशज हैं उनको राजा नहीं कहा जाएगा पर उनको प्रिंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रिंस, कि जो राजकुमार, है ना। These actions created unrest among the ruling families and made others fearful that a similar fate awaited them. इन एक्शंस ने अनरेस्ट मतलब कि पूरा हिला दिया साम्राज्य, और जो भी फैमिलीज थी वगैरह वगैरह थे लोगों के, वो पूरी डर गई थी, बल्कि उनको अब विश्वास नहीं रहा था खुद की आज़ादी पे, उनको लग ही नहीं रहा था कि अब हम कभी आज़ाद भी होंगे। आगे हमारा इकोनॉमिक कॉजेज, डिस्कॉन्सेंट अमंग पेजेंट्स एंड आर्टिशंस। Another important cause of discontent was the British policy of economic exploitation of India, which affected all sections of Indian societies. और भी बहुत सारे important cause थे जिन्होंने ब्रिटिश पॉलिसी को, और जो इकोनॉमिक की पॉलिसीज़ थी, उन्होंने इंडिया को हिला के रख दिया, उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया, इंडिया को बर्बाद करके रख दिया, विच अफेक्टेड ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। और इंडियन सोसाइटी का हर एक इंसान को उससे इफेक्ट हुआ। द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमी वाज लॉस्ट ड्यू टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो विलेज खुद के लिए अनाज उगाती थी, अब उनको ब्रिटिश के लिए अनाज कुछ और उगा के जो वो मांगे, और दूसरे स्टेट से अपने लिए खाना मंगवाना पड़ता था, है ना। आगे है मेड द पेजेंट्स ग्रो कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। पेजेंट्स को अब कैश क्रॉप उगाने पड़ते थे फूड क्रॉप्स की जगह। द पेजेंट्स वर सब्जेक्टेड ऑफ टू इनह्यूमन ऑपरेशंस, मतलब कि उनको दरिद्रता से, मतलब कि राक्षसों कि ब्रिटिशर्स ने राक्षसों की तरह व्यवहार करके ह्यूमंस को ऑप्रेस किया, एंड मेड टू सेल देयर क्रॉप्स एट नॉमिनल प्राइसेस, और उनको कम दामों में क्रॉप्स बेचने के लिए मजबूर किया। बोथ द पेजेंट्स एंड जमींदार्स वर डिससेटिस्फाइड। दोनों पेजेंट्स और ज़मींदार सेटिस्फाई नहीं हुए विद द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। दे वर अगेंस्ट द हाई टैक्सेस, वो हाई टैक्सेस के भी अगेंस्ट थे, एंड द हार्श मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और हार्श मेथड रेवेन्यू कलेक्शन का। इन द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज द ब्रिटिश एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीजेंट्स। जो नई नई एस्टैब्लिश हुई थी टेरिटरीज, वहाँ उन्होंने सीधा कॉन्टैक्ट रखा पीजेंट्स के साथ, हु लॉस्ट देयर राइट्स एंड वर ऑफन एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड। उनको उनके लैंड से भी हटा दिया गया। मैनी रियॉट्स फाउंड देमसेल्व्स इन द क्लथ्स ऑफ मर्सील्स मनी लैंडर्स, और काफ़ी सारे रियॉट्स ने खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ पाया इस ज़मींदार्स और बाकी के सिस्टम में।
वो बंद गए थे, उनको मनी लैंडर से मनी लेनी पड़ रही थी। मैंने आपको पूरे पिछले चैप्टर में एकदम डिटेल में सब कुछ समझा रखा है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। देयर एफर्ट्स टू फ्री देमसेल्व्स वर नॉट सपोर्टेड, उनके एफर्ट जो थे उनको खुद को बचाने के लिए इस पूरे जाल से वो काम नहीं किए। बाय द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज से उनको फंसा दिया था। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड्स वर कॉन्फिस्केटेड एंड सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, काफ़ी सारे एरिया से लैंड के जो किसानों से छीन के जो भी ज़्यादा अच्छी बोली लगाएगा उसको दे दिए जाएंगे। The large-scale inflow of British manufactured goods into India made Indian handmade goods costlier. जो लार्ज स्केल थे, मतलब कि लार्ज स्केल पे ब्रिटिश मैन्युफैक्चर करता था गुड्स को, और इंडिया मेड इंडियन हैंडमेड गुड्स कॉस्टलियर, और जो इंडिया में खुद हैंडमेड गुड होते थे उनको कॉस्टलियर बना दिया गया। पीपल प्रेफर मशीन मेड गुड्स, अब लोगों को तो मशीन मेड गुड्स अच्छे लगेंगे ना, क्योंकि वो ह्यूमन थोड़ी बनाएगा, उसमें कोई गलती होगी ही नहीं है ना, तो पीपल को वो ज़्यादा अच्छी लगने लगी। गुड्स विच वर अवेलेबल इन क्वान्टिटीज एंड वर चीप, और वो सस्ते भी होते थे। थस इंडियन आर्टिशियंस एंड क्राफ्टमैन वर रूइंड, इसी वजह से इंडिया के काफ़ी सारे मजदूर और मतलब कि पूरा उनका बिजनेस ही ख़त्म हो गया। The drain of wealth, lack of modern industries, and unemployment of several sections of societies added to the economic grievances of the people. इसी वजह से उनकी सारे पैसों के, उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उनसे ले लिया गया, उनको मतलब कि पैसों की कमी दे दी गई है ना, उनकी जो इंडस्ट्रीज थी उनको तबाह कर दिया गया। इसी वजह से हमारे इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बिगड़ गया। तो हमने आज तो इतना पढ़ लिया, कल हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल रिलीजियस कॉजेज़। आप जाके दूसरी वीडियो पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अगर आपको ऐसे पूरे सिलेबस चाहिए, मतलब कि पूरा SST साइंस का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरे साल अभी वीडियो बना रहा हूँ 8th क्लास की, आप आराम से देख सकते हैं मेरी वीडियोज़। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू।